कल हम लोग पढ़े थे बाबू, स्रोत के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है, प्राकृतिक, कृत्रिम और अर्ध संश्लेषण। 3 वो पढ़े थे। आज पढ़ेंगे संश्लेषण के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। संश्लेषण के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण ये 2 प्रकार का होता है, योगज संकलन बहुलक और संघनन बहुलक। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत स्टूडेंट सब इसमें कंफ्यूज करता है संकलन और ये है संघनन। किताब में दिया योगज, लेकिन एग्जाम में पूछ चुका है संकलन और संघनन बहुलक, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। तो हम पहले पढ़ेंगे योगज बहुलक, योगज का दूसरा नाम योगात्मक, तीसरा योगशील, चौथा संकलन बहुलक। तो योगज, योगात्मक, योगशील, संकलन बहुलक। डिफिनेशन देखते हैं। जब एकलक अणु, आप अच्छी तरह जानते हैं कि एकलक से क्या बनता है, बहुलक। जब एकलक अणु आपस में अभिक्रिया करके सरल अणु बाहर नहीं निकालता है, मतलब एकलक माने एकलक अणु आपस में अभिक्रिया किया, उत्पाद बना, लेकिन कुछ बाहर नहीं निकला, तो वैसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, योगज, योगात्मक, योगशील या संकलन बहुलक कहते हैं। देखिए, जैसे वह जब एकलक अणु आपस में अभिक्रिया करके सरल अणु बाहर नहीं निकालता है, उसे योगज बहुलक या संकलन बहुलक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कल के क्लास में बताए थे इथीन से पॉलिथीन बनता है, वही वाला एग्जाम्पल है। जैसे ये इथीन है, CH2 इथीन है। क्या है बाबू, इथीन है। तो कितना इथीन है, मान लो लाखों की संख्या में, तो पता नहीं है कि कितना है, तो n रखें, तो n इथीन। अब ये इसका एक बॉन्ड टूटेगा तो आधा लेफ्ट में जाएगा, आधा राइट में। तो लिखते हैं, कल ही बताए थे ये ट्रिक। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड टूटेगा, आधा लेफ्ट में, आधा राइट में। तो तुम कहोगे सर ये आधा कहाँ है, तो कल पोस्ट घेरे थे ऐसे, कल के वीडियो में आप देख लीजिएगा, सब समझाए थे। अब बोलिए, आगे n है तो नीचे क्या आएगा, n। तो इथीन से ये बना क्या, पॉलीथीन। इथीन से क्या बना, पॉलीथीन बना। अब थोड़ा आप ध्यान से देखिए कि इथीन से पॉलीथीन बना, लेकिन कोई चीज बाहर निकला नहीं है। तो ऐसे ही बहुलक को संकलन या योगज बहुलक कहते हैं। जब एकलक अणु आपस में अभिक्रिया करके सरल अणु बाहर नहीं निकालता है, तो कोई निकला भी नहीं है, केवल क्या हुआ, एक बॉन्ड टूटा है, आधा लेफ्ट आधा राइट किया है, लेकिन कोई चीज बाहर निकला नहीं है। तो इसे बोलते हैं हम लोग योगज बहुलक या संकलन बहुलक। आगे बढ़ते हैं वो, संघनन बहुलक। अब उसमें सरल अणु बाहर नहीं निकलता है, इसमें निकलेगा। जब एकलक अणु आपस में अभिक्रिया करके सरल अणु बाहर निकालता है, तो उसे संघनन बहुलक कहते हैं। तो ये देखिए, ये है बाबू हेक्सामिथिलीन, 6 गो है, 6 गो क्या बोलते हैं, हेक्सा, CH2 को मिथिलीन, और ये देखोगे तो NH2 है, ये भी क्या है, NH2 है, NH2 है, ये भी NH2 है। तो कौ गो NH2 है, 2 गो। तो हेक्सामिथिलीन डाईएमीन, 2 गो एमीन है तो डाईएमीन, और इसका नाम होता है एडिपिक एसिड। तो हेक्सामिथिलीन डाईएमीन और एडिपिक एसिड पता नहीं कितना है, तो आगे कितना रखेंगे, N। ठीक है, इसका बहुलीकरण कराएंगे रिएक्शन। तो आप जानते हैं कि ऊपर से H निकलेगा और नीचे से क्या निकलेगा, OH। कई बार ऑर्गेनिक के रिएक्शन में पढ़े होंगे, एक तरफ से H तो एक तरफ से OH निकलता है, तो ऊपर से H नीचे से OH। इधर भी ऊपर से H नीचे से क्या, OH। अब जो बचा वो हमारा आंसर होगा। क्या बचा, ये जो बचा है बीच वाला, ये लिखेंगे और फिर ये उल्टा लिखते हुए चले आएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, बॉन्ड NH, बॉन्ड NH, बॉन्ड CH2 का होल 6, बॉन्ड NH, बॉन्ड CO, बॉन्ड CH2 का होल 4, बॉन्ड CO, बॉन्ड CO बॉन्ड। अब देखिए बाबू, ये कोष्ट घेर लेंगे, आगे N है तो नीचे N आएगा, इतना तो समझा दिए थे। अब बोलो क्या बाहर होगा, H और OH मिलकर H2O, H और OH मिलकर H2O। तो तुम कहोगे 2 गो H2O, नहीं बाबू, आगे कितना से गुणा हुआ है, N से, था NH2O बाहर होगा। कितना H2O बाहर होगा, NH2O। तो बोलो यहाँ सरल अणु बाहर निकला, कौन सा सरल अणु, जल बाहर निकला, जल सरल अणु के रूप में है, और ये जो बना है इसका नाम है नाइलॉन 66, नाइलॉन 66। बात समझ में आया। तो जब एकलक अणु आपस में अभिक्रिया करके सरल अणु को बाहर निकालता है, तो उसे संघनन बहुलक कहते हैं। यहाँ देख लो,
अगर पूछ दे एग्जाम में नाइलन 66 कैसे बनता है तो क्या बोलोगे? जब हेक्सामिथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड का बहुलीकरण करते हैं तो नाइलन 66 बनता है, जिसके साथ सरल अणु जल बाहर निकलता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए योगज या संकलन बहुलक का प्रकार। योगज बहुलक दो प्रकार का होता है, समबहुलक सहबहुलक। समबहुलक सहबहुलक। तो देखो बाबू, समबहुलक होमोपोलिमर, सम मतलब समान, जब एक ही प्रकार के एकलक से बने बहुलक, सम मतलब समान, समान तरह का बहुलक, एक सम मतलब समान, समान मतलब एक ही तरह का, एक ही प्रकार के एकलक से बने बहुलक को सम बहुलक कहते हैं, होमोपोलिमर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है? पॉलिथीन, पीवीसी, एक ही प्रकार के एकलक से बने बहुलक को सम बहुलक। जैसे पॉलिथीन, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, पॉलिथीन किससे बना था? केवल इथीन से। तो केवल इथीन से बना है और कोई नहीं है, तो एक ही प्रकार के एकलक से क्या बना है? बहुलक बना है। अब देखिए बाबू, सहबहुलक, तो ये एक ही प्रकार था, तो ये भिन्न भिन्न प्रकार, तो भिन्न भिन्न प्रकार के एकलक से बने बहुलक को सहबहुलक को पॉलीमर कहते हैं। जैसे नाइलन 66, बेकलाइट। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? एक ही प्रकार के एकलक से बने बहुलक को समबहुलक, भिन्न भिन्न प्रकार के एकलक से बने बहुलक को सहबहुलक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखिए आणविक बलों के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। आणविक बलों के आधार पर बहुलक का 4 प्रकार होता है, लेकिन हम लोग को क्रैश कोर्स में 3 ही पढ़ना है। प्रत्यास्थ बहुलक, ताप सुघट्य बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक। इंग्लिश याद रखिएगा, ताप सुघट्य बहुलक का थर्मोप्लास्टिक, इंग्लिश में पूछता है थर्मोप्लास्टिक, और ताप दृढ़ बहुलक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश में पूछता है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक को परिभाषित करें या दोनों में अंतर लिखें। तो चलिए एक एक कर पढ़ते हैं। पहले प्रत्यास्थ बहुलक, वह बहुलक जिसमें अंतराण्विक बल दुर्बल होता है, जिसके कारण इसे ताना जा सकता है। जैसे रबड़, रबड़ को आराम से तान सकते हो, रबड़ इतना छोटा होता है 5 गुना 10 गुना तान सकते हो, क्योंकि उसका अंतराण्विक बल क्या है? दुर्बल है, इसलिए उसे ताना जा सकता है। वह बहुलक जिसमें अंतराण्विक बल दुर्बल होता है और जिसके कारण इसे ताना जा सकता है, उसे प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। इसे तान कर छोड़ने पर अपना वास्तविक आकार प्राप्त कर लेता है। जैसे रबड़ को तान कर छोड़ देते हैं तो अपना वास्तविक आकार फिर प्राप्त कर लेता है, तो इस बहुलक का ये गुण है। एग्जाम्पल रबड़, इलास्टिक, ब्यूना एन, ब्यूना एस। कोई दिक्कत? ये सारा एग्जाम्पल है प्रत्यास्थ बहुलक का, ये नहीं पढ़ना है क्रैश कोर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। ताप सुघट्य बहुलक या ताप सुघट्य प्लास्टिक, ताप सुघट्य बहुलक या ताप सुघट्य प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक, इंग्लिश याद रखिएगा। वह बहुलक जिसमें दुर्बल वंडरवाल बल होता है और जिसको गर्म करने पर बार बार मुलायम और ठंडा करने पर बार बार कठोर हो जाता है। वह बहुलक जिसमें दुर्बल वंडरवाल बल होता है और जिसको गर्म करने पर बार बार मुलायम और ठंडा करने पर बार बार कठोर हो जाता है। जैसे अभी ठंडी का दिन है, तुम लोग पॉलिथीन आग में डालते होगे तो पॉलिथीन सिकुड़ता होगा, सिकुड़ कर गलता होगा, तो फिर मुलायम होता होगा, गर्म करने पर मुलायम हो गया। और जैसे ही आग से बाहर निकाल कर गोली बना दोगे उसका, तो धीरे धीरे ठंडा होकर एकदम कठोर हो जाता है, पत्थर जैसा। फिर उसको आग में डालोगे तो फिर वो मुलायम होगा, फिर बाहर निकालोगे ठंडा होकर कठोर हो जाएगा। तो वह बहुलक जिसमें दुर्बल वंडरवाल बल होता है और जिसको गर्म करने पर बार बार मुलायम और ठंडा करने पर बार बार कठोर हो जाता है, उसे ताप सुघट्य प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। यह योगज बहुलीकरण के कारण बनता है। तो बाबू थर्मोप्लास्टिक, ताप सुघट्य प्लास्टिक योगज बहुलीकरण के कारण बनता है। एग्जाम्पल पॉलिथीन, टेफ्लॉन, ब्यूना एन। आगे बढ़ते हैं। ताप दृढ़ बहुलक या ताप दृढ़ प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इंग्लिश याद रखिएगा। वह बहुलक जो जिसमें प्रबल वंडरवाल बल होता है और जिसको गर्म करने पर एक बार मुलायम होता है, दोबारा मुलायम नहीं हो सकता है। वो क्या था? जिसको गर्म करने पर बार बार मुलायम और ठंडा करने पर बार बार कठोर हो जाता है। इसको क्या है? वह बहुलक जिसमें प्रबल वंडरवाल बल होता है और इसे गर्म करने पर केवल एक बार मुलायम होता है, लेकिन दोबारा मुलायम नहीं हो सकता है। इसे ताप दृढ़ प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। यह योगज बहुलीकरण के कारण बनता है, तो यह संघनन बहुलीकरण के कारण बनता है। एग्जाम्पल बेकलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ट्रेजिन। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? बात समझ में आया? कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं बाबू।
आगे पढ़ना है हम लोग को। देखिए आगे पढ़ना है रबड़। पुश करना बीच में, ठीक है, बोलेंगे। रबड़, रबड़ दो तरह का होता है, प्राकृतिक रबड़, संश्लेषित रबड़ या कृत्रिम रबड़। प्राकृतिक रबड़, देखो प्राकृतिक रबड़, रबड़ जो है, रबड़ का पौधा होता है, तो रबड़ के पौधे से या रबड़ के पौधे से प्राप्त करते हैं। रबड़ के पौधा का जो छाल होता है उसको छीलोगे तो दूध की तरह उसमें से निकलता है, वो लेटेक्स है। क्या है? लेटेक्स है। तो देखो यह रबड़ के पौधे से प्राप्त होता है। रबड़ के पौधे के छाल में लेटेक्स होता है। लेटेक्स जल और रबड़ का कोलाइडी विलयन होता है, जिसे स्कंदित करके या जमा कर रबड़ प्राप्त करते हैं। तो लेटेक्स में फिर से शुरू से समझ लेते हैं। यह रबड़ के पौधे से प्राप्त होता है। रबड़ के पौधे के छाल में लेटेक्स होता है। लेटेक्स जल और रबड़ का कोलाइडी विलयन होता है, जिसे स्कंदित करके जमा कर रबड़ प्राप्त करते हैं। कोई दिक्कत? रबड़ मुख्यतः भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। रबड़ मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। रबड़ मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखो एक पॉइंट और देख लो, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन से बनता है। मतलब प्राकृतिक रबड़ का एकलक क्या है? आइसोप्रीन है। बाकी सब अभी पढ़ना नहीं है। आगे देखिए, प्राकृतिक रबड़ का गंधकीकरण। जो बाबू पेड़ से लेटेक्स निकाल कर रबड़ बनाते हैं ना, तो बहुत कम लचीला, कम मजबूत होता है। तो उसको और अधिक मजबूत और लचीला बनाने के लिए उसमें कम मात्रा में सल्फर और बहुत कम मात्रा में कार्बन और जिंक सल्फाइड मिलाते हैं। तो देखो, जब प्राकृतिक रबड़ में कम मात्रा में सल्फर गंधक, बहुत कम मात्रा में कार्बन और जिंक सल्फाइड मिलाते हैं, तो प्राकृतिक रबड़ अधिक लचीला और अधिक मजबूत हो जाता है। इसे रबड़ का गंधकीकरण या बल्कनीकरण कहते हैं। जैसे देखो, कार, बस, ट्रक, साइकिल, मोटरसाइकिल, सबका चक्का जो है रबड़ का बना होता है। वो कितना मजबूत होता है समझ लो, ठंडी गर्मी बरसात सब सह लेता है। इतना उबड़ खाबड़ रोड है तब वो सह लेता है, टूटता फटता नहीं है जल्दी। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि वो वास्तविक रबड़ नहीं है, वो प्राकृतिक रबड़ है, लेकिन उसमें सल्फर मिलाकर उसे और अधिक मजबूत और लचीला बनाया गया है। तो देखो, जब प्राकृतिक रबड़ में कम मात्रा में सल्फर और बहुत कम मात्रा में कार्बन और जिंक सल्फाइड मिलाते हैं, तो प्राकृतिक रबड़ अधिक लचीला और अधिक मजबूत हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं। संश्लेषित रबड़, प्राकृतिक रबड़, संश्लेषित रबड़ दो था। संश्लेषित रबड़ वह रबड़ जो प्रयोगशाला में बनता है और जिसको उसके लंबाई से दुगुना खींचा जा सकता है, और जिसको उसके लंबाई से दुगुना खींचा जा सकता है। तो वह रबड़ जो प्रयोगशाला में बनता है और जिसको उसके लंबाई से दुगुना खींचा जा सकता है। जो रबड़ प्रयोगशाला में बने और जिसको उसके लंबाई से दुगुना खींचा जा सके। जैसे मार्केट से हम लोग रबड़ लाते हैं तो खींचते हैं तो 4 गुना 5 गुना खींचा जाता है, तो गुना छोड़ो 4 गुना 5 गुना खींचा जाता है। तो वह रबड़ जो प्रयोगशाला में बनता है और जिसको लंबाई से दुगुना खींचा जा सकता है, उसे संश्लेषित रबड़ कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, नियोप्रीन, ब्यूनाएस, ब्यूनाइड। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है? तो संश्लेषित रबड़ वो 3 प्रकार का था, नियोप्रीन, ब्यूनाएस, ब्यूनाइड। तो चलिए नियोप्रीन पढ़ता है। देखो नियोप्रीन कैसे बनता है। जब क्लोरोप्रीन का बहुलीकरण करते हैं तो नियोप्रीन बनता है। ये पूछा है नियोप्रीन का निर्माण कैसे होता है। तो जब क्लोरोप्रीन का बहुलीकरण करते हैं तो नियोप्रीन का निर्माण होता है, और इसका उपयोग पूछा है एग्जाम में, तो उपयोग सीधे यहां पर लिखेंगे। देखो उपयोग, नियोप्रीन का उपयोग वाहक, पट्टा, गैसकेट, विद्युत रोधी तार, केबल तार और हौज बनाने में होता है। तो इतना नहीं लिखना है, 2-3 को लिख देना, वाहक, पट्टा, गैसकेट और विद्युत रोधी तार बनाने में होता है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। नियोप्रीन कैसे, नियोप्रीन का निर्माण कैसे होता है, इसका एक उपयोग लिखा है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो नियोप्रीन का निर्माण कैसे होता है? जब क्लोरोप्रीन का बहुलीकरण करते हैं तो नियोप्रीन का निर्माण होता है, और इसका उपयोग वाहक, पट्टा, गैसकेट और विद्युत रोधी तार और केबल तार बनाने में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ब्यूनाएस है, तो ब्यूनाएस का निर्माण कैसे होता है तो अब बताएंगे। 1,3-ब्यूटाडाइन और एस्टाइरीन का बहुलीकरण करते हैं तो ब्यूनाएस प्राप्त होता है। देख लीजिए फिर से, 1,3-ब्यूटाडाइन और एस्टाइरीन का बहुलीकरण करते हैं तो ब्यूनाएस प्राप्त होता है। इसका उपयोग क्या है ब्यूनाएस का?
इसका उपयोग टायर, रबर, ट्यूब और जूता बनाने में होता है। अब पढ़ते हैं बाबू ब्यूनाइन। ब्यूनाइन का निर्माण कैसे होता है? तो जब 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल का बहुलीकरण करते हैं तब ब्यूनाइन का निर्माण होता है। 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल का बहुलीकरण करते हैं तब ब्यूनाइन का निर्माण होता है। अब इसका उपयोग है चालक, इसका उपयोग चालक, पेल, छपाई वाला रोलर और टंकी का अस्तर और आयल सील बनाने में होता है। 2-3 को इसमें से कोई भी उपयोग हम लिख सकते हैं। बात समझ में आया? कोई परेशानी? अब देखो ये आज का लास्ट टॉपिक है, जैव निम्नीकरणीय बहुलक। वह बहुलक जो सूक्ष्म जीवों के एंजाइम द्वारा टूट जाता है, वह बहुलक जो सूक्ष्म जीवों के एंजाइम द्वारा टूट जाता है। जैसे देखते हो कोई पशु पक्षी मरता है तो उसको सूक्ष्म जीव खा खाकर खत्म कर देते हैं, तो उसी तरह वह बहुलक जो सूक्ष्म जीवों के एंजाइम द्वारा टूट जाता है या अपघटित हो जाता है उसे जैव निम्नीकरणीय बहुलक कहते हैं। ये अब 2 प्रकार का होता है, PHBB नाइलन 2, नाइलन 6। क्लियर है बाबू? बात समझ में आया? आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। बाय बाय।